नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लोकेश कुमार जैन और हम बात कर रहे थे पुराने प्रीवियस पेपर को थोड़ा सा सॉल्व कर रहे थे। और लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम को थोड़ा सा रीड किया था, स्टडी किया था, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है वो आपके 2016 और 17 में आ चुका था इलेक्ट्रिकल 307 सब्जेक्ट कोड में, जो कि डिप्लोमा एग्जाम के अंदर आता है। तो थोड़ा सा मैंने एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस किए थे आपको डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम के, क्योंकि डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है, थोड़ा सा मोर इफिशिएंट होता है कंपेयर टू एसी ट्रांसमिशन सिस्टम में। इसके अंदर हाई वोल्टेज जो है हम ट्रांसमिट कर पाते हैं। अब देखिए क्या होता है, जो एसी सिस्टम है वो हमारे घरों में जो करंट आती है वो जनरली ऐसी करंट आती है जो अल्टरनेटिंग करंट होती है, जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो साइकिल जो जाता है हमारे पास, जो वेवफॉर्म आती है, जितना पॉजिटिव साइकिल जाता है उतना ही नेगेटिव साइकिल जाता है, और फिर उतना ही पॉजिटिव जाता है जितना नेगेटिव जाता है। यानी कि अल्टरनेटिंग करंट में यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल जाता रहता है। ट्रायंगल भी हो सकता है और रेक्टेंगल फॉर्म में भी हो सकता है, चाहे वह साइन कोसाइन वेवफॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से वह हो सकता है। बट वो जो भी करंट रहेगा वो अल्टरनेटिंग रहेगा जो घरों में जाएगा। तो हमारे जो घरेलू उपकरण है वो एसी से ही चलते हैं। तो नाउ द डेज जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली इज इन एसी। एसी के अंदर ही हम जनरेशन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। बात करते हैं इसके अंदर एडवांटेज जो आते हैं, एडवांटेज क्या कहते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं इसके अंदर एसी सिस्टम के अंदर, तो एसी सिस्टम के जो एडवांटेज है थोड़े से कम होते हैं कंपेयर टू डीसी। तो जो भी इसके एडवांटेज होते हैं तो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अंदर जो हम सर्किट ब्रेकर्स या जो स्विच गियर्स, जो भी हम स्विच सर्किट ब्रेकर्स जो हम इसके अंदर यूज करते हैं, वो जनरली एक जो डीसी के अंदर जो कॉस्टली पड़ते हैं वो इसके अंदर थोड़े से चीप रहते हैं, यानी कि सस्ते रहते हैं। इनकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम आती है डीसी के कंपेयर में। तो इसके अंदर जो भी सर्किट ब्रेकर स्विच वगैरह हम यूज में लेंगे वो सस्ते होते हैं, कॉस्टली नहीं होते हैं। तो कॉस्टली नहीं होने के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी जो उत्पादन है जो घरों में जो कंज्यूमर के पास जाता है, उसकी जो पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कम आती है, जिससे एक कंज्यूमर उस इलेक्ट्रिसिटी को इजीली परचेज कर सकता है और उसको यूज कर सकता है। जनरली इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है वो काफी धीरे धीरे ज्यादा आने लग गया, क्योंकि कई जगह लॉसेस होने लग गए। कई जगह लॉसेस होने के कारण या बिजली की जो चोरियां हैं उस वजह से जो कॉस्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी की काफी ज्यादा आती है। तो जब हम बात करते हैं एसी के अंदर, तो इसके अंदर जो भी हम इक्विपमेंट यूज करते हैं जस्ट लाइक सर्किट ब्रेकर और स्विचेस, वो दीज आर चीपर कंपेयर देन डीसी सर्किट ब्रेकर। तो इस वजह से ये जो है इसके अंदर जो जनरेशन होगा वो थोड़ा सा सस्ता हमारे पास पड़ेगा। तो पहला टॉपिक तो ये था एडवांटेज के अंदर। दूसरा हम बात करेंगे रिपेयरिंग या मेंटेनेंस, जिसे हम बोलते हैं। रिपेयरिंग और मेंटेनेंस जो हम कहते हैं, जनरली इसके अंदर जो भी ट्रांसमिशन लाइन अगर टूट जाती है, कई जगह लीकेज हो जाता है, तो उसे इजीली मेंटेनेंस किया जा सकता है, इजीली फाइंड आउट करके उसे सप्लाई से जोड़ के उसे वापस से ठीक किया जा सकता है। जबकि डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर उस लोकेशन को फाइंड आउट करना कि जहां पर हम फॉल्ट आया है, यहाँ जहां पर केबल टूट के गिर चुकी है, तो उस लोकेशन को फाइंड आउट करना या पर उसे दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना या मेंटेनेंस करना, उसे थोड़ा सा क्या होता है कि मोर डेंजरस होता है, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। जबकि इसके अंदर क्या होता है कि मेंटेनेंस और जो रिपेयरिंग है वो इजीली हम कर सकते हैं। इसके अंदर ज्यादा नुकसान की आशंका जो रहती है वो काफी कम रहती है कंपेयर टू डीसी। और जो इसी वजह से क्या होता है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो जो मेंटेनेंस है
वह इजी होता है, एक्सपेंसिव नहीं होता है, जो कि हम डीसी के अंदर देखते हैं। बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, इसके अंदर जो वोल्टेज लेवल रहता है, वो वोल्टेज लेवल जनरली जब बात कर रहे हैं एसी की, तो वोल्टेज एसी ही होगा, और इसे इजीली इंक्रीज्ड और डिक्रीज हम कर सकते हैं स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के जरिए से, जबकि उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज हम नहीं कर सकते थे डीसी को, जबकि एसी को हम यूनिफॉर्मली, आप जो आइडियली चाहते हैं उस फॉर्म में हम इसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि इसके अंदर जो सर्किट ब्रेकर यूज हो रहे हैं वो थोड़ा सा कॉस्टली कम होता है, और मेंटेनेंस जो रिपेयरिंग है वो भी इसके अंदर थोड़ा सा इजीली रहती है, जिसके अंदर हम लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं और इजीली उससे मेंटेनेंस कर सकते हैं। इस वजह से थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव नहीं होता है, इजीली होता है, जिसे कंज्यूमर आसानी से परचेज कर सकता है। वोल्टेज लेवल इसे आसानी से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये तो थे इसके एडवांटेज। अब हम बात कर रहे हैं इसकी डिसएडवांटेज की। ठीक है, डिसएडवांटेज ये है कि हमें जनरली पहले से पता है कि डीसी और एसी के अंदर क्या चीजें होती है। डीसी में जो कंडक्टर जो रिक्वायरमेंट रहते हैं, डीसी के अंदर 2 कंडक्टर की रिक्वायरमेंट रहती है, जबकि एसी सिस्टम के अंदर जो है 3 कंडक्टर या मोर देन 3 कंडक्टर की रिक्वायरमेंट रहती है, यानी कि ग्रेटर देन साइज और ग्रेटर देन नंबर ऑफ कंडक्टर की रिक्वायरमेंट रहती है, जिस कारण से क्या होता है कि यह थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। तो कॉस्टली पड़ने के कारण इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि इसके अंदर जो कंडक्टर जो रहेंगे वो काफी ज्यादा मात्रा में रिक्वायर्ड रहेंगे डीसी के कंपेयर में। अब हम बात करते हैं दूसरा कॉस्ट की, यानी कि जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं जिनकी जो कॉस्ट आती है, जो केबल बिछी होती है एसी के अंदर और डीसी के अंदर जो बिछी होती है, दोनों की जब लागत की कंपेयर करते हैं तो इसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज्यादा आती है डीसी के कंपेयर में। अब यदि मान के चलिए आप, अगर कंडक्टर की कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा डिसएडवांटेज में, कंडक्टर की कॉस्ट कम आ रही ज्यादा आ रही है, और दूसरा ट्रांसमिशन लाइन की भी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो इसका जो परचेजिंग होगा वो काफी ज्यादा पड़ जाएगा कंज्यूमर के लिए। तो यही एक सबसे बड़ा लॉस रहता है इसके लिए। नाउ थर्ड पॉइंट हम बात कर रहे हैं कि स्किन इफेक्ट की। स्किन इफेक्ट मैंने आपको समझाया था, एक कोई भी चालक होता है, कंडक्टर होता है, उसके अंदर जो करंट सर्कुलेट होती है वो यूनिफॉर्मली होनी चाहिए, जो डीसी के अंदर होती है, जबकि इसके अंदर क्या होगा, जो करंट जो फ्लो होगा वो करंट चालक की सतह पर ज्यादा होगा कंपेयर टू मिड पॉइंट ऑफ कंडक्टर, यानी कि चालक की सतह पर जो करंट फ्लो होगा वो ज्यादा होगा, अंदर करंट फ्लो कम होगा। तो यही रीजन है, इसे बोलते हैं स्किन इफेक्ट। जो इसके अंदर होता है यूनिफॉर्मली, जो करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इसके अंदर नहीं हो पाता है। तो दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर इंडक्टेंस होगा, इंडक्टेंस होने के कारण जो लॉसेस होंगे वो ज्यादा हो जाते हैं। डीसी के अंदर इंडक्टेंस नहीं होता था, उस कारण से उसके अंदर जो लॉस होते थे वो भी कम होते थे, और इसके अंदर इंडक्टेंस होने के कारण जो लाइन लॉसेस है वो कम होंगे, सॉरी लाइन लॉसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं इंडक्टेंस के कारण। अब बात करते हैं इंसुलेशन की। हमने डीसी के अंदर पढ़ा था कि वहां पर डीसी में इंसुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होती है, उस वजह से वहां पर कॉस्ट कम आती थी, जबकि यहाँ पर क्या होगा, इंसुलेशन की भी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। जब इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो कॉस्ट भी क्या होगी, ज्यादा आएगी। इसके अंदर हर चीज से नुकसान है कि इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट है, दूसरा लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट ज्यादा आ रही है, और तीसरा इसमें कई प्रकार के लॉसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं, और इसके अंदर इंडक्टेंस होने के कारण भी लाइन लॉसेस ज्यादा होते हैं।
तो हर तरह से इसके अंदर जो लॉसेस है वो लॉसेस की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से इसके अंदर जो देखरानी जो निगरानी की जो जरूरत होती है मेंटेनेंस की वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम वो इसके अंदर ज्यादा होती है, जबकि डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम कम होती है। तो हमने जो है 6 पॉइंट डिस्कस कर लिया। इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट वो ज्यादा होती है इसके अंदर। अब बात करते हैं कोरोना लॉसेस। कोरोना लॉसेस मैंने आपको समझाया था, बैड वेदरिंग कंडीशन के अंदर जो लॉसेस होंगे वो कोरोना लॉसेस होंगे। वो कोरोना लॉसेस एसी सिस्टम में ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेबिलिटी सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम की। इसके अंदर जो स्टेबिलिटी सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा होगी। इसके अंदर स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी क्योंकि इसके अंदर अप डाउन जो है लॉसेस वो ज्यादा आते हैं। इफिशिएंसी कम होने के कारण लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो प्रिवेंशन और स्टेबिलिटी प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा होती है इसके अंदर। बात करते हैं एफिशिएंट सिस्टम। एफिशिएंट सिस्टम जो है वो डीसी ज्यादा होगा कंपेयर टू एसी। यह जो सिस्टम है एसी वो मोर एफिशिएंट नहीं होगा, डीसी ज्यादा होगा। और इसके अंदर कंट्रोलिंग प्रॉब्लम जो है वो हमेशा रहती है। इसके अंदर स्पीड कंट्रोल हम नहीं कर सकते, इस वजह से थोड़ा सा इसका यूजेस जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। कहने का मतलब इकोनॉमिकल नहीं पड़ता है ऐसी सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं, हमने आपको डिस्कस किया एसी सिस्टम और डीसी सिस्टम, कंपेयर किया, दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज बताए, थोड़े से आपको समझ में आए होंगे आई थिंक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थ्री फेज फोर वायर एसी सिस्टम। देखिए हम बात कर रहे हैं थ्री फेज की, तो इसके अंदर थ्री फेज देखने को मिल रहा है। स्टार कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन को कनेक्ट किया हुआ है और स्टार में आर, वाई और बी तीन फेस आ रहे हैं। और एक जो वायर की जब हम बात कर रहे हैं तो वायर कनेक्टेड एक आर में, एक वाई में और एक बी में, और एक वायर जा रहा है न्यूट्रल से। तो इसको हम बोल सकते हैं थ्री फेज फोर वायर एसी सिस्टम। अब देखिए इसके अंदर बात ये है, ये स्टार कनेक्शन है जो बना हुआ है और इसके अंदर थ्री फेज आ रहे हैं आर, वाई और बी, और एक न्यूट्रल वायर आ रहा है। इसके अंदर जब देखने को मिलता है जो करंट है वो जिसे हम I10 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करंट हम किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो लाइन वोल्टेज है वो न्यूट्रल को बेस मान के तो उसे बोलते हैं हम वीएम। तो ये तीनों में लाइन वोल्टेज जो है वो यही जाएगा। अब देखिए बात करते हैं थ्री फेज फोर वायर के अंदर क्या होगा। जब हम W की वैल्यू निकालते हैं तो W की वैल्यू आती है इसके अंदर 2p² रो L अपॉन 3Vm² कोस स्क्वायर फाई A10। देखिए ए क्या होता है, यहाँ पर एरिया होता है जिसे हम बोलते हैं, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं चाहे आप। एल होती है लेंथ किसी चालक कंडक्टर की, रो होती है रेजिस्टिविटी, पी होती है आपकी पावर, वी होता है वोल्टेज। तो इस तरह से W की वैल्यू जो आती है हमारे पास 2p² रो L अपॉन 3Vm² कोस स्क्वायर फाई A10। अब देखिए इस इक्वेशन से हम एरिया की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पर W और A को इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ पर एरिया की वैल्यू आ जाएगी। तो इंटरचेंज हो जाएगा 2p² रो L अपॉन 3Vm² कोस स्क्वायर फाई W। तो यहाँ से एरिया की वैल्यू आ जाती है। जनरली हमें इसके अंदर निकालना है थ्री फेज फोर वायर एसी सिस्टम के अंदर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। जब थ्री फेज फोर वायर के अंदर हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है फिक्स्ड फॉर्मूला है, जिसे हम बोलते हैं 3.5 AI, यानी कि एरिया मल्टीप्लाई एल, यानी कि एल, सॉरी आई नहीं था एल था। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर की जो वैल्यू आएगी वो 3.5 ए एल। ए की वैल्यू हमें पहले से निकाल रखी है, इसमें एल का मल्टीप्लाई कर देंगे और आगे 3.5 ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब देखिए 3.5 ए एल, ए की वैल्यू एटीटीज रखी हुई है, इस एल ए के अंदर हम एल मल्टीप्लाई कर देंगे
तो 2p² रो L² और नीचे एटीटीज आ जाएगा 3Vm² cos स्क्वायर फाई W। अब हमने AL तो आ गया हमारे पास, आगे दे रखा है 3.5, ऑलरेडी यहाँ पर 2 है तो 2 से 3.5 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 7। तो हम डायरेक्टली हम लिख रहे हैं यहाँ पर 7 रो p² L² अपॉन 3 cos स्क्वायर फाई Vm² W। तो यहाँ पर जो वैल्यू है कांस्टेंट को हटाकर cos स्क्वायर थीटा को हम हटा देते हैं, बाकी जो वैल्यू हम मानते हैं रो p² L² अपॉन Vm² W, इसको हम कांस्टेंट मानते हैं k। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट की आ जाएगी 0.583 अपॉन cos स्क्वायर फाई k, यानी कि जो कंडक्टर मटेरियल होगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, क्या होगा 0.583 अपॉन cos स्क्वायर फाई, ये होगा कंपेयर टू केस ऑफ 2 वायर डीसी कंपेयर सिस्टम के अंदर। यानी कि जो वैल्यू निकलेगी, सबसे पहले हम W की वैल्यू निकालेंगे, W की वैल्यू निकालने के बाद हमें यहाँ से इंटरचेंज करके एरिया आ जाएगा, उस एरिया को हम फॉर्मूला के अंदर फिट करेंगे। फॉर्मूला होता है हमारे पास 3.5 AL, इसके अंदर हम जैसे ही पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। बाकी सब चीजों को हम कांस्टेंट k मानेंगे और हमारे पास k मान के जो वैल्यू बच जाएगी वो हो जाएगी 0.583 अपॉन cos स्क्वायर फाइव। तो ये वैल्यू आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इन 3 फेज 4 वायर सिस्टम जो हमें निकालनी थी। देखिए दोस्तों, ये हमने बहुत अच्छे से बता दिया एसी सिस्टम, डीसी सिस्टम और 3 फेज 4 वायर सिस्टम। आई होप आपको समझ में आएगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।